नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत के पास यूरिया और अन्य उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक। सभी यूरिया प्लांट 80% उत्पादन क्षमता के साथ कर रहे हैं काम। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग 95% तक पहुंची। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नामांकन दाखिल करने का दौर जारी। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने दाखिल किया पर्चा। वहीं तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन और टीवी के प्रमुख विजय ने भी दाखिल किए अपने अपने नामांकन पत्र। भाजपा प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। पश्चिम बंगाल को लेकर सौंपी गंभीर याचिका। ममता सरकार पर लगाया चुनाव को हाईजैक करने का आरोप। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। लोकसभा में नियम 193 के तहत देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के विषय पर चर्चा जारी। लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से किया पारित। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का एक और बड़ा कदम। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 29 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उद्योग जगत से मेक इन इंडिया डिजाइन अपनाने की अपील। और जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार। 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण। 33 सवाल पूछेगी सरकार। जनगणना में शामिल लोगों की त्रिस्तरीय ट्रेनिंग। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम को लेकर आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी लगाई गई है। और पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदने की बात कही। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। और देश में उर्वरक और फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सभी यूरिया यूनिट्स को गैस की आपूर्ति हो रही है और उनमें 80% तक उत्पादन भी हो रहा है। अपर्णा शर्मा ने कहा कि खाड़ी देशों के अलावा भी अन्य देशों से हमारी बातचीत चल रही है। राज्यों को कहा गया है कि पैनिक न फैले, इस पर जरूरी ध्यान दें। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में जो गैस सप्लाई है, जो हमारी प्रभावित हुई थी, 60% हो गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ के 65 हुई और अब 80% तक हो गई है, जो कि हमने एम्पावर्ड पूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमने स्पॉट बेसिस पे टेंडर किए और हमें हमारा अच्छा प्रोडक्शन 80% तक हो गया है सभी यूरिया यूनिट्स में। कोई भी यूरिया यूनिट जो थोड़ी देर के लिए शटडाउन हुए भी थे, जो कि एनुअल शटडाउन होता है उनका, वो वापस उन सभी को गैस सप्लाई शुरू हो गई है। जहाँ तक सल्फर या और इंटरमीडिएट की उपलब्धता है, हमारे विभाग ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को डायरेक्शंस दी है कि सल्फर या और इससे संबंधित कुछ भी इंटरमीडिएट है उसकी पूरी सप्लाई करें।
और खाड़ी देशों से परिचालन में सुधार होने की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव खाड़ी असीम महाजन ने बताया कि लगभग 5,50,000 यात्री खाड़ी क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं। एयरलाइंस भारत और यूएई के बीच परिचालन और सुरक्षा संबंधी विचारों के आधार पर सीमित और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स संचालित करना जारी रखे हुए हैं। Around 550,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between India and UAE. Around 85 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remain closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर जानकारी देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि लोडेड कार्गो देश में लाने को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लिया है और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विदेशी फ्लैग वाली भी कई वेसल्स हैं जो भारत के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैरी कर रही हैं। पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है। हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स BW टियर और BWL इन दोनों ने वो रास्ता सफर तय किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं। और अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के मोरीगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का समर्थन करती है, वहीं भाजपा सरकार घुसपैठियों को खदेड़ रही है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के 10 वर्ष के कार्यकाल में असम का व्यापक विकास हुआ है। असम की जो स्थिति पर यहां पर लगातार कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो मैं कहता हूं हमेशा कि अगर हम अब असम के लोगों को उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें तुष्टीकरण लगता है। हम अगर असम के लोगों को जमीन का हक दिलाने की बात करते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है। हम असम के लोगों का घर बनाने की बात करते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है। हम असम के लोगों के लिए विकास की नई योजना लाते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है, क्योंकि कांग्रेसियों का हाथ घुसपैठियों के साथ है और भाजपा का विश्वास असम की जनता के साथ है। और पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज हल्दिया में नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। और नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भव्य रोड शो भी किया। भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार ने इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उमड़ पड़े। हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए लोग अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। पूरे इलाके में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। इस दौरान अधिकारियों ने शुवेंदु अधिकारी ने दरअसल लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कई स्थानों पर रुककर आम जनता से सीधे संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और विकास के लिए काम करेगी।
और बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह, सांसद अनिल बलूनी और ओम पाठक शामिल थे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करके एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा कि इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहां चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और तृणमूल कांग्रेस द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वो मतदाताओं को डरा धमका रही हैं। किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए और ये सुनिश्चित करे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनावों को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया। तो साफ तौर पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इस चुनाव को हाईजैक करना चाहती हैं और चुनाव आयोग ने उनकी बात को ध्यान से सुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनन कुमार मिश्र ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा लोगों को मछली, मांस और अंडा खाने से रोकना चाहती है। इस पर मनन मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने कभी खान पान पर पाबंदी की बात की ही नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने की पूरी आज़ादी है। उन्होंने ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे बयान राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिए जा रहे हैं। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ नॉन वेज लोग नहीं खाते हैं। बिहार में भी मिलीजुली सरकार है और भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए, पूरी आज़ादी है। ये सब अनाप शनाप बात जो है सो ममता बनर्जी अब लोगों को बरगलाने के लिए कह रही हैं, चूँकि वो जानती हैं कि अब उनकी सरकार, उनका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे ढंग से आने वाली है। तो एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी विकास की बात कम से कम इन चुनावों के दौरान नहीं कर रही हैं और इसीलिए खान पान जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये तर्क अपने आप में सही ठहरता है कि इससे पहले बीजेपी शासित किसी भी राज्य में खान पान पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया है। तो ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में ये रोक लगा दिया जाएगा? तो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए कि भ्रम फैलाया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। और खबर तमिलनाडु से, जहां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां अब अपने पूरे शबाब पर हैं, पूरे चरम पर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम एमके स्टालिन ने सोमवार को कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये वो सीट है जिसे उन्होंने 2011, 2016 और 2021 में जीता था। यानी लगातार 3 बार वो यहां से विजयी रहे हैं। इस मौके पर स्टालिन ने कहा कि पब्लिक का उनके प्रति भरोसा और भी बढ़ा है और उन्हें यह उम्मीद है कि पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार उनकी जीत और भी बड़ी होगी। दूसरी ओर अभिनेता से राजनेता बने टीवी के प्रमुख विजय ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो पेराम्बूर और तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विजय ने सत्तारूढ़ डीएमके और सीएम स्टालिन पर तीखा हमला करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और स्टालिन परिवार पर राज्य की संपत्ति को हड़प लेने का आरोप लगाया। विजय ने तमिलनाडु से डीएमके की सत्ता को उखाड़ फेंकने की जनता से अपील की।
तो डीएमके एक तरफ है, दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, और तीसरी तरफ विजय भी एक तीसरे प्लेयर के तौर पर उभरे हैं। तो सबकी निगाह इस बात पर भी है कि विजय का परफॉर्मेंस इन चुनावों में कैसा रहता है, और उनके परफॉर्मेंस से बहुत कुछ चीजें तय होगी। बहरहाल भारतीय प्रेस परिषद ने आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के साथ 6 राज्यों के उपचुनावों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि में एग्जिट पोल छापना या दिखाना प्रतिबंधित है। परिषद ने प्रिंट मीडिया को सख्त हिदायत दी है कि अंतिम मतदान समाप्त होने तक कोई भी सर्वेक्षण प्रकाशित न किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने और मतदाताओं को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी समाचार पत्रों को चुनाव आयोग और प्रेस परिषद के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। तो ये थी 5 राज्यों से के चुनावों से जुड़ी हुई खबरें। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं हमारे इस बुलेटिन में, आपको हम उससे रूबरू कराएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है और वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी जो एनपीए हैं उनकी वसूली में भी मदद मिली है। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार ने एक और सिफारिश को इसमें जोड़ा है कि कर्जदाताओं की समिति को आवेदकों का चयन करने के कारणों को दर्ज नहीं करना होगा। इसमें पारदर्शिता आएगी इसकी वजह से। The IBC Amendments Bill, which seeks actually to strengthen the existing insolvency framework under the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. Practical challenges and incorporating evolving global best practices are being addressed, and also the experience that we've gained between 2016 and now, with us in between several amendments which had taken place, are being kept in mind. और वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए की वसूली में इस संहिता की प्रभावी भूमिका रही है। सीतारमण के मुताबिक वाणिज्यिक बैंक के एनपीए की कुल वसूली में दिवाला संहिता का 54% से अधिक का योगदान रहा है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि आईबीसी का कभी ये बुनियादी मकसद नहीं रहा है कि इसे कर्ज वसूली के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आईबीसी की व्यवस्था के कारण अब दिवाला से जुड़े मामलों के निस्तारण में कंपनियां पहले से बहुत बेहतर काम कर रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था।
The IBC has been a very big role player, a crucial role player in improving India's banking sector. The IBC has proven very effective as a channel in recovering the NPAs for the scheduled commercial banks. Banks have recovered, scheduled commercial banks have recovered a total of 1,04,099 crore through various channels. Of this, the IBC channel alone contributed a significant 54,528 crore. That is 52.3% of all assets recovered. और लोकसभा में नियम 193 के तहत देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश के लिए सबसे घातक खतरा बताया था, लेकिन उसी पार्टी का एक बड़ा धड़ा नक्सलवाद को रोमांटिक रूप में पेश करता था। जहां कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का मानना था नक्सलिज्म से खराब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, घातक और कुछ नहीं हो सकता है, वहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दूसरा धड़ा था विच रोमांटिसाइज्ड नक्सलिज्म, जिनका रोमांस था नक्सलिज्म के साथ, विच लव नक्सलिज्म। और उसमें आप याद करिए अरुंधति रॉय जो इनकी बहन है, जिनसे ये आइडियोलॉजी लेते हैं, अरुंधति रॉय ने नक्सलिज्म के लिए एक शब्द का, एक फ्रेज का प्रयोग किया था, गांधीयंस विथ गन। उन्होंने कहा था ये जो नक्सल्स हैं ये गांधी जी के समान है, बस फर्क इतना है कि इनके हाथ में बंदूक है। तो अगर गांधी जी हाथ में बंदूक ले ले फिर गांधी जी की क्या प्रासंगिकता रह जाएगी। गांधीयंस विद गन ये कहा गया था नक्सलियों को। और संबित पात्रा ने साथ ही कहा कि जब लोगों ने नक्सलवाद से तंग आकर सलवा जुडूम के रूप में एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की, तब कांग्रेस नेताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद अदालत के फैसले से सलवा जुडूम को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने दावा किया अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो नक्सलवाद बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी की सरकार ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, 100 गांव से आदिवासियों को लाके कैंप में रखा और मिलके एक ताकत बनके लड़ाई हुई नक्सलियों के साथ। गांव के लोग जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग जीत रहे थे, मगर कांग्रेस की कोटरी ने, कांग्रेस की दरबारियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और उस पर सुनवाई हुई और 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी के खंडपीठ ने सलवा जुडूम को समाप्त कर दिया। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 29 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं को मंजूरी के परिपत्र प्रदान किए। इनमें कुल 7,104 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब तक इस योजना में 75 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 61,671 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। और अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि ECMS कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 28 परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। इन्होंने इसे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया। We approved the next tranche of applications for electronics component manufacturing scheme, and with this we now have total of 75 factories, 75 projects which are approved for the ECMS program. Another major landmark today is out of the 75 project approvals, by now 28 projects have started construction already. 28 projects have started construction already. So that is a very major progress, because people are very keen on achieving scale in the electronics component.
साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जानकारी देते हुए कहा कि यह पहला प्लांट 28 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था, जबकि दूसरा प्लांट कल उसका उद्घाटन किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस संयंत्र को आधारशिला से व्यावसायिक उत्पादन तक केवल 14 महीने में तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो उपलब्धि भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमता और सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। On the semiconductor side also there is huge progress. The first plant of Micron was inaugurated by our Prime Minister on 28th February, and the second plant will be inaugurated tomorrow. Keyence is the semiconductor manufacturer there, and there too within 14 months from the day of foundation to commercial production. It shows our country's capabilities. It also shows our government's commitment, and it shows how much meticulous follow-up is happening in the industry. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।